तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन। हमने मोशन चैप्टर क्लियर कर लिया है और उसके आपके ग्राफ बचे हैं और न्यूमेरिकल्स बचे हैं। तो आप कमेंट करें। तो दोस्तों, आपका ये न्यू चैप्टर रहेगा वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन। ध्यान से देखते जाना क्योंकि इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही बेसिक को आपको ये कवर कराएगा। बहुत ही बेसिक से मैं आपके लिए सिखाऊंगा। ध्यान से देखते जाइए। मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देख कर जाएंगे। तो सर्कुलर मोशन होता क्या है, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। सर्कुलर मोशन एक द्विविमीय गति का उदाहरण है। क्या है ये? एक द्विविमीय गति का उदाहरण है। क्या है? द्विविमीय गति का उदाहरण है। ये आपको पता होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप्य गति दोनों द्विविमीय गति के उदाहरण हैं। ओके, क्यों हैं? क्योंकि ये एक तल के अनुदेशी गति करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? द्विविमीय गति कहते हैं। तो द्विविमीय गति में आ गया आपका सर्कुलर मोशन। यहाँ तक क्लियर? सर्कुलर मोशन आपका होता है दो प्रकार का। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति। और एक होती है आपकी असमान वृत्तीय गति। क्या होती है? असमान वृत्तीय गति। असमान वृत्तीय गति। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं एक समान वृत्तीय गति को, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं असमान वृत्तीय गति को। तो ध्यान से देखते जाना, मैं एक एक को कवर करा रहा हूँ ध्यान से, बेसिक से ध्यान से। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, ध्यान से देखते जाना। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी एक समान वृत्तीय गति की। एक समान वृत्तीय गति की। एक समान वृत्तीय गति होती क्या है उसके बारे में डिटेल पूर्वक बात करूंगा। ध्यान से देखते जाइए। सपोज ये आपका क्या है? एक सर्किल है। क्या है ये? एक सर्किल है। क्या है ये? सर्किल है। सर्किल है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके केंद्र की ओर एक बल लगता है। क्या लगता है? अभिकेंद्रीय बल। इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ तक क्लियर? यानी एफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर कार्य करता है। ठीक है, यदि मैं इससे किसी वस्तु को लटकाऊं तो वो वस्तु बी वेग से गति करती है। क्या करती है? बी वेग से गति करती है उसके केंद्र के अनुदिश। ठीक है, बी वेग से गति करती है। ठीक है, और ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ये करता है अंगूठे के नियम पर। जो दाएं हाथ का नियम होता है ना, वो सिद्धांत इसी पर कार्य करता है। ठीक है, जिस तरफ डायरेक्शन होगी उसी तरफ परपेंडिकुलर अंगूठा उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, वैसे आपको फिलहाल समझना है एफ एस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल, ये केंद्र की ओर ही कार्य करता है। ठीक है, ये हो गया बी वेग से। ठीक है, यदि हम यहाँ से एक और वस्तु को गति कराएं तल के अनुदिश तो वो वस्तु परपेंडिकुलर ऊपर की ओर गति करेगी। ठीक है, ये हो गया उसका B1 वेग। और ये मैंने आपके लिए जो चिन्ह लगाया है ऊपर तीर का, ये होता है वेक्टर का सिंबल। ठीक है, ये तो मैंने आपके लिए एक समान वृत्तीय गति को समझाने के लिए क्या कराया है, उसका प्रारूप बताया है। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। क्या होती है? जब कोई कण एक निश्चित बिंदु को, ये है निश्चित बिंदु, जब कोई कण एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर नियत चाल से चलता है, उसके चारों ओर नियत चाल से चलता है, तो उसकी गति क्या होती है? एक समान वृत्तीय गति होती है, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मेरा मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। दोबारा से मैं एक बार आपके लिए रिपीट करा रहा हूँ। देखो, ये आपकी कोई वस्तु है एफ एस यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो केंद्र की ओर कार्य कर रहा है। इससे मैंने कोई वस्तु को बी वेग से गति कराया और वो वस्तु एक नियत कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड से गति कर रही है इस केंद्र के चारों ओर, उसे हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। उसके बाद आती है आपकी असमान वृत्तीय गति। क्या आती है? सेकंड आती है आपकी असमान वृत्तीय गति। क्या आती है? सेकंड असमान वृत्तीय गति यानी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मेरा तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी एक समान वृत्तीय गति क्या होती है? ध्यान से देखते जाइए।
अब देखो असमान वृत्तीय गति होती क्या है, कुछ भी नहीं है। जो मैंने आपके लिए बताया था पहली डेफिनेशन को, उसमें थोड़ा चेंज कर देना है। जो कांस्टेंट वेलोसिटी से या कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था तो उसमें कुछ नहीं है, अनियत चाल से चलेगा, यानी रुक रुक कर चलेगा। उसको कभी यहाँ पर रुक जाएगा, कभी यहाँ पर रुक जाएगा, कभी यहाँ पर रुक जाएगा, कभी यहाँ से तेज जाएगा तो यहाँ पर इसकी स्पीड कम हो जाएगी। इस प्रकार से देखो, मेरे हाथ की तरफ देखो, इस प्रकार से जो मेरा हाथ गति कर रहा है, इस प्रकार से, कभी इस प्रकार से गति, कभी इस प्रकार से रुक जाएगा। ऐसे ऐसे मतलब जैसे कोरोना हो गया है ना, कोशिटा मार गया है, ऐसे इस प्रकार से रुक रुक के गति करेगा। और कांस्टेंट वेलोसिटी से एक समान वृत्तीय गति होगी, और अनियत यानी अनकांस्टेंट से चलता है उसे हम कहेंगे असमान वृत्तीय गति। ठीक है, जो एक समान वृत्तीय गति करेगा उसे हम कहेंगे एक समान वृत्तीय गति। जो असमान वृत्तीय रुक रुक के करेगा कण केंद्र मानकर किसी वस्तु को, तो उसे हम कहेंगे असमान वृत्तीय गति। अब देखिए मैं आपके लिए सर्कुलर मोशन का बाकायदा क्या लेके आया हूँ, थ्योरी लेके आया हूँ हैंड रिटन नोट्स के अकॉर्डिंग। वृत्तीय गति द्विविमीय गति का उदाहरण है। वृत्तीय गति दो प्रकार की होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी एक समान वृत्तीय गति और असमान वृत्तीय गति। सबसे पहले हम बात करते हैं एक समान वृत्तीय गति की, यानी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। जब कोई कण एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। यहाँ तक क्लियर। दोबारा से, जब कोई कण एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय पथ है ना, नियत चाल से कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड से चलता है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। उसके बाद आती है आपकी असमान वृत्तीय गति। जब कोई कण किसी बिंदु को या निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्तीय पथ पर यहाँ तक सेम है, उसके बाद यहाँ से मेकअप हो रहा है, नियत की जगह पर अनियत चाल से चलता है, उसे हम उसकी असमान वृत्तीय गति कहते हैं। इसमें एक शब्द का ही अंतर है, अनियत, और इसमें भी नियत शब्द का ही खेल है। यदि आपको ये दो शब्द याद रह गए, असमान के लिए अनियत लगा दिया और एक समान के लिए नियत लगा दिया, तो आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा। एक समान वृत्तीय गति, असमान वृत्तीय गति की डेफिनेशन आपकी फिंगरों पर रहेगी, फिंगर टिप्सों पर रहेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आने वाला है आपका नेक्स्ट, वृत्तीय गति के महत्वपूर्ण बिंदु। वृत्तीय गति के महत्वपूर्ण बिंदु, ध्यान से देखते जाइए वृत्तीय गति के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दूरी प्लस विस्थापन। जो मैं आपके लिए ये करा रहा हूँ ये रफ कार्य है, नोट्स में आपके लिए लास्ट में दे दूंगा समझा के, ध्यान से देखते जानिए। दूरी और विस्थापन, आपने दूरी और विस्थापन मोशन चैप्टर में पढ़ा होगा, डिटेल पूर्वक बताया है मोशन चैप्टर में दूरी और विस्थापन। बाई का थंबनेल पर लिखा हुआ है दूरी विस्थापन, आप उसे ओपन करके वीडियो को देख भी सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस कहते हैं दूरी को, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं विस्थापन को। ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले मैं इसकी एक डेफिनेशन बताता हूँ। अब देखो मैं आपके लिए समझा रहा हूँ एक डेरिवेशन। पहले आपकी स्क्रीन पर एक थ्योरी आ चुकी होगी, उस थ्योरी को ध्यान से देखिए, उस थ्योरी को ध्यान से पढ़िए। थ्योरी में सीधे सीधे लिखा हुआ है, जब कोई कण वृत्तीय गति करता है तो t समय बाद में कण की स्थिति बिंदु A से बिंदु B तक थीटा कोण पर अंतरित है और स्थिति सदिश r वेक्टर का परिमाण नियत बना रहता है, अर्थात मॉड ऑफ r1 वेक्टर इक्वल मॉड ऑफ r2 वेक्टर बराबर किसके होता है, r के होता है, तथा स्थिति सदिश की दिशा समय पर परिवर्तित होती रहती है। अब मैं इससे कुछ आपके लिए डेरिवेशन समझाना चाहता हूँ। ध्यान से फुल फोकस, आपका चैप्टर यहाँ से शुरू होने वाला है। ध्यान से देखते जाइए क्या है चैप्टर का रोल। सबसे पहले हम बात करेंगे इसका विस्थापन की। किसकी बात करेंगे हम, इसके विस्थापन की बात करेंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, विस्थापन। ओके, यहाँ तक क्लियर।
अब देखो मैं डिस्प्लेसमेंट आपके लिए कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखते जाइए। मैं कह रहा हूँ आपके लिए 10 मिनट का एक डेरिवेशन है। यदि आपने ये डेरिवेशन समझ लिया, यूँ समझो आपने जंग जीत ली। ध्यान से देखते जाइए, ये क्या है, ये एक सर्कल है यानी वृत्त है। ध्यान से देखते जाइए फुल फोकस के साथ। ये इसका केंद्र है बिंदु ओ। ध्यान से, इस केंद्र से यहाँ तक बिंदु ए, ये हो गया बिंदु ए, ये हो गया बिंदु बी। क्लियर। यदि मैं इस केंद्र ओ से बिंदु ए तक की दूरी मान लूँ r1 वेक्टर, यदि मैं बिंदु ओ से बिंदु बी तक की दूरी मान लूँ r2 वेक्टर, कोई दिक्कत, कोई गैस, यहाँ तक क्लियर। यदि बिंदु ओ से बिंदु ए की दूरी r1 वेक्टर है तो बिंदु ओ से बिंदु बी की दूरी r2 वेक्टर होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर। दोनों के बीच में मैंने मान लिया थीटा एंगल यानी थीटा कोण, कोई दिक्कत। यदि बिंदु ए से कोई वस्तु कोई वस्तु v1 वेग से गति कर रही है, v1 वेग से गति कर रही है, यदि कोई वस्तु बिंदु बी से परपेंडिकुलर लंबवत v2 वेग से गति कर रही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा इसी से, और वो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा आपका 2r साइन थीटा बट्टे 2। ये आएगा फाइनल रिजल्ट। अब ये फाइनल रिजल्ट कैसे निकालना है हमें, ध्यान से देखते जाइए। स्थिति सदिश, सबसे पहले हम निकालेंगे स्थिति सदिश में परिवर्तन बिंदु ए से बी तक, बिंदु ए से बी तक कण का विस्थापन डेल आर है। बिल्कुल डेल आर है क्योंकि परिवर्तन बता रहा है बिंदु ए से बिंदु बी तक। बिंदु ए से बिंदु बी तक परिवर्तन हो रहा है कि बिल्कुल हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, दूरी में परिवर्तन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब हमें निकालना है डेल एल, मतलब डेल आर इवन निकालना है हमें परिवर्तन निकालना है डेल आर वेक्टर। ठीक है। डेल आर यानी दूरी में परिवर्तन। दूरी में परिवर्तन कहाँ से हो रहा है, r2 से r1, यानी ज़्यादा हम से कम घटाएंगे तो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। क्लियर सी बात है, यहाँ तक क्लियर। यदि मैं इसे मॉड ऑफ लगा दूँ तो डेल आर वेक्टर बराबर में मॉड ऑफ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, मॉड बंद हो गया। यहाँ तक क्लियर। यदि मैं डेल आर से मॉड ऑफ हटाऊंगा तो डेल आर बराबर में अंडर रूट इस पर चढ़ जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा इस पर। तो मैंने आपके लिए वेक्टर चैप्टर में पढ़ा दिया है कि एक फॉर्मूला होता है आपका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा। ये मैंने पढ़ाया था मैग्नीट्यूड, यानी दो सदिशों के सदिश का परिणामी कैसे ज्ञात किया जाता है। ये फॉर्मूला निकल करके आ जाता ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा अंडर रूट में। अब यही हमें करना है, यहाँ से मेकअप थोड़ा यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा r1 का वेक्टर का होल स्क्वायर, r1 वेक्टर का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, ध्यान से देख दिया ये, प्लस में r2 का होल स्क्वायर, माइनस आ जाएगा बीच में, उसके बाद 2r1 r2 कॉस थीटा, ये आ जाएगा अंडर रूट में। यहाँ तक क्लियर। अब मैंने आपके लिए पहले कह दिया है कि r1 और r2 बराबर में हम r ले सकते हैं, r1 बराबर में r2 हम r ले सकते हैं। यहाँ तक क्लियर। ठीक है। यदि हम r1 और r2 की जगह पे ओनली r धरें तो डेल r बराबर में अंडर रूट r स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर बराबर माइनस में 2r का होल स्क्वायर, क्योंकि r आ जाएगा तो 2r स्क्वायर, उसके बाद कॉस थीटा। ठीक है। डेल r बराबर में दोनों जुड़ जाएंगे, 2r का होल स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कॉस थीटा। क्लियर सी बात है। उसके बाद डेल r, यदि हम यहाँ से कॉमन लेना चाहें तो कॉमन क्या लेगा, अब कॉमन लेगा 2r स्क्वायर, कॉमन क्या ले हो जाएगा 2r स्क्वायर, बिल्कुल ले हो जाएगा 2r स्क्वायर। तो 2r स्क्वायर कॉमन ले हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद क्या बचा, माइनस, मेरा मतलब 1 माइनस में कॉस थीटा बचेगा, क्योंकि यहाँ पर एक बचेगा, एक का गुणा कॉस थीटा से कराएंगे तो कॉस थीटा बचेगा। क्लियर सी बात है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कॉस थीटा का, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कॉस थीटा का फॉर्मूला। एक तो ये होता है
2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2, ये होता है। एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 2 माइनस का 1, ये होता है एक फॉर्मूला। अब हमें फॉर्मूला ऐसा लगाना है कि ये एक कट जाए, ये एक प्लस का है और एक माइनस का भी होना चाहिए। तो ये तो भी प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये माइनस का ये सूट करेगा इस फॉर्मूले को, ये सूट करेगा इस फॉर्मूले को, बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा? क्यों करेगा ही करेगा वो तो। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखो क्यों सूट करेगा, ये फॉर्मूला बिल्कुल सूट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ध्यान से देखते जाइए। ये फॉर्मूला इसे सूट करेगा क्योंकि माइनस दे रखा है पहले, ये प्लस से माइनस हो जाएगा। अब कैसे होगा, ध्यान से देखते जाइए। 2r स्क्वायर 1 माइनस अंडर रूट में ले लो कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2, ये है ना, सिंपल सी बात है। तो डेल आर अंडर रूट 2r स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा कोष्टक चालू 1 माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो ये यहाँ माइनस का हो जाएगा, उसके बाद ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस मेरा मतलब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा और कोष्टक बंद हो जाएगा, ये इससे कैंसिल टाटा बाई बाय। उसके बाद वो क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर, उसके बाद क्या बचा प्लस में क्या बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। उसके बाद हम इसके गुणा कराएं। अब देखो यहाँ से आगे ये प्लस तो आएगा, मेरा मतलब प्लस की है, ये गुणा तो आएगा, गुणा हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा क्योंकि प्लस का है, गुणा हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट मेरा मतलब कोष्टक में बंद है तो गुणा हो जाएगा। तो डेल आर बराबर में 2 दूनी 4, 4 का होल स्क्वायर मेरा मतलब 4r स्क्वायर, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। 4 का अंडर रूट क्या होता है 2 होता है, 2 का अंडर रूट क्या होता है 4 होता है। यदि कोष्टक हटाएंगे तो डेल आर बराबर में 2r साइन थीटा बाई 2, ये होगा 2r साइन थीटा बाई 2, क्योंकि 2 का यानी 4 का अंडर रूट क्या होता है 2 का, और r का होल स्क्वायर हटेगा क्योंकि अंडर रूट से हटाएंगे तो r आ जाएगा और ये भी होल स्क्वायर खत्म हो जाएगा यानी साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो डेल r बराबर में यदि हम कहें यहाँ पर सिंपल सी बात है, तो डेल r बराबर में 2r साइन थीटा बाई 2, ये होता है सिंपल सी बात विस्थापन निकालना। डेल r बराबर 2r साइन थीटा बाई 2, ठीक है, यही हमें ज्ञात करना था, जो ये रहा 2r साइन थीटा बाई 2, ये होता है सिंपल सा क्या डिस्प्लेसमेंट निकालना, ठीक है। यदि आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट लेना चाहें बिल्कुल लेना पड़ेगा 100% स्क्रीनशॉट, ठीक है। ऐसे मैंने लिखा है जैसे आपको लिखते जाना है, क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी इम्प्रूव नहीं है, मैंने अब से नहीं किया इम्प्रूव, क्योंकि आपको ऐसे ही बताना चाहिए था, तभी आपके दिमाग में बैठेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब मैं दोबारा से एक बार रिपीट कराता हूँ, ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना था यानी विस्थापन निकालना था। तो मैंने सर्कल ले लिया, एक सर्कल का केंद्र मान लिया मैं ओ से ए की दूरी r1 वेक्टर, ओ से बी की दूरी r2 वेक्टर, दोनों के बीच में थीटा एंगल बना लिया। बिंदु ए से मैंने कोई वस्तु बी वेग से गति कराई, परपेंडिकुलर हो गई। बिंदु बी से b2 वेक्टर यानी वेग से b2 वेग से गति कराई तो गति करा दी। हमें निकालना है पोजीशन वेक्टर में चेंज, बिंदु ए से बिंदु बी तक, बिंदु ए से बिंदु बी तक। तो बिंदु ए से बिंदु बी तक कितना परिवर्तन हो गया, परिवर्तन डेल आर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। डेल आर वेक्टर दोनों में परिवर्तन हो रहा है बिंदु ए से बिंदु बी तक। तो हमें ये ज्ञात करना है डेल आर r2 माइनस r1 यानी ज़्यादा में से कम, ठीक है। यदि हमने मॉड ऑफ लगा दिया तो मॉड ऑफ लगा दिया दोनों तरफ, मॉड ऑफ हटाएंगे तो अंडर रूट नंबर चढ़ जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो मैंने आपके लिए दो सदस्यों के सदस्य का परिणाम ही निकालना सिखाया था कि r बराबर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो मैंने इस प्रकार से ये अंडर रूट लगा दिया और कुछ इस प्रकार से r1 का होल स्क्वायर प्लस में r2 का होल स्क्वायर माइनस में 2r1 r2 कॉस थीटा आ गया। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि दूरी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी r1 बराबर में r2 किसके, r के हो जाएंगी। तो मैंने r1 और r2 की जगह पर r रख दिया, इस प्रकार से r स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर माइनस का 2r स्क्वायर कॉस थीटा आ गया। r स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर पॉजिटिव में जुड़ जाएंगे तो 2r स्क्वायर माइनस में 2r स्क्वायर कॉस थीटा आ गया। उसके बाद मैंने कॉमन ले लिया, दोनों समान है, कॉमन ले लिया तो 2r स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर एक बचा, एक का गुणा कॉस थीटा से हो गया तो माइनस का कॉस थीटा आ गया। उसके बाद क्या हुआ, कॉस थीटा का मैंने फॉर्मूला ले लिया। कॉस थीटा के वैसे 3 फॉर्मूले होते हैं, एक ये भी होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, पर ये सूट नहीं करता है। ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एक ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 2 माइनस का 1, बट ये भी सूट नहीं करता है। ये सूट करेगा
इस फॉर्मूले को मैंने कॉस थीटा की जगह पर 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 रख दिया। अब यहाँ से आगे आपको थोड़ा लोचा होगा कि यहाँ से आगे समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आया ध्यान से देखते जाइए। मैंने 1 को यहाँ पर रख दिया, माइनस का चिन्ह मैंने यहाँ पर रख दिया, उसके बाद कोष्टक में मैंने कॉस थीटा की वैल्यू रख दी 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर बाई 2, 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा बट्टे 2। उसके बाद मैंने 2 sin स्क्वायर ले लिया, उसके बाद कोष्टक में कर लिया मैंने, तो एक की एक आ गई, माइनस प्लस माइनस तो माइनस का एक आ गया, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का क्या हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार से काट पीट हो गई, कटी गई है एक एक। उसके बाद गुणा का चिन्ह होता है, क्योंकि जो कोष्टक में वैल्यू है उसका गुणा का चिन्ह हो जाएगा, तो 2 r स्क्वायर इंटू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। उसके बाद 2 दूनी 4, 4 का वर्ग क्या होता है 2, r स्क्वायर पे थे ये वर्ग हट जाएंगे, स्क्वायर हट जाएंगे, तो 2r sin स्क्वायर 2r sin थीटा बाई 2। तो डेल आर परिवर्तन डेल आर 2r sin थीटा बाई 2 ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये होता है आपका लॉजिक जो मैंने आपके लिए डिस्प्लेसमेंट समझा दिया है। ठीक है, अब मैं आपके लिए दूरी भी समझा देता हूँ, यानी डिस्टेंस। डिस्टेंस टी समय लगा हमें, टी समय में कण द्वारा चली गई दूरी कितनी है, ध्यान से देखते जाइए। तो थीटा दोनों ए और बी के बीच में थीटा एंगल बन रहा था, दूरी कितनी थी डेल अपर में आर या डी अपर में आर कह सकते हैं आप, तो डी बराबर में आर थीटा, ये आ गई दूरी दोनों एंगलों के बीच में, क्योंकि ये यहाँ पर था, ये बी यहाँ पर था, दोनों ये सर्किल थे, ये R2 दूरी थी, ये R दूरी थी, यहाँ पर बिंदु ए से बिंदु ए था, दूरी कितनी है डी है, और रेडियस है R रेडियस है, तो हमें दूरी निकालनी है, तो थीटा एंगल पर निकालनी है, तो थीटा बराबर में डी अपन में R, तो डी निकालना है हमें, डी बराबर में R थीटा। ठीक है, R थीटा। ठीक है, यदि हम दूरी एवं विस्थापन का अनुपात निकालें तो निकाल ही सकते हैं दूरी और विस्थापन का अनुपात। ध्यान से देखते जाइए, दूरी और विस्थापन का अनुपात कैसे निकाल सकते हैं। तो दूरी और विस्थापन, तो इस दूरी को मैं डेल या डी लिख लूँ यहाँ में, उसके बाद परिवर्तन दूरी में कितना हो रहा है आर हो रहा है, तो आर बराबर है, और वो कितना आया था आर थीटा, कितना आया था आर थीटा 2r sin थीटा बाई 2, तो थीटा अपन क्यों कॉसेक थीटा बटे 2, क्योंकि साइन का क्या होता है कॉसेक होता है। वैसे इस कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल इग्नोर कर देना, ये कॉन्सेप्ट ना यूज में नहीं आता है, दूरी और वाका विस्थापन का अनुपात। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यूज में आता है, और ये डेल आर बराबर में 2r sin थीटा बाई 2 का आता है। ठीक है, वो कैसे आया मैंने आपके लिए पूरी प्रोसेस बता दी है। यदि आप इस डेरिवेशन का हैंड रिटन नोट्स चाहें तो स्क्रीन पर आ चुके हैं, स्क्रीन से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।